हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले समझिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर इस पेन को मैं थ्रो करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ एट सम एंगल, तो इसका जो मोशन बनेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखिए इस पेन को मैंने थ्रो करा, तो थ्रो करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आगे जाके मोशन करेगा, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि इस पेन को मैं डिफरेंट तरीके से थ्रो कर सकता हूँ। एक लेट से मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और यहाँ से ऐसे मैंने सीधे फेंक दिया, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। यहाँ से अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दूसरा एक होता है ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स से कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ से मैं किसी एंगल पे किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ, तो ये बनेगा ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओब्लिक वाले से, जो सबसे बेसिक है, आपका एनसीईआरटी का पार्ट है वहाँ से। फिर इसको हम जेईई मेंस और एडवांस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। ओब्लिक प्रोजेक्शन, यहाँ पे लेट से हमने ये सरफेस ऑफ द अर्थ ले लिया है। देखो, अब हम यहाँ से इस पॉइंट ओ से लेट से किसी एंगल पे किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे थ्रो दो चीज़ों से करेंगे। एक, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा कि हमने कितने स्पीड से फेंका है। आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे एक कैनन है या फिर एक गन है और इस गन से एक बुलेट को फायर कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट गन जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी से बुलेट को थ्रो करेगी। दूसरा, एक हम इसका एंगल वेरी कर सकते हैं। ठीक है, कि हम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ 30 डिग्री, 45, 60 कि 90, किसी भी एंगल पे हम इसको थ्रो कर सकते हैं। तो लेट से हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करा है विद एंगल थीटा। इस थीटा को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसका पाथ कैसे बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की दो बातें। देखो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके हमें मिलेंगे दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में मतलब ये हॉरिजॉन्टली, और एक इनिशियल वेलोसिटी का मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम कह देंगे ux और ये बन जाएगा u cos थीटा। इसको हम कह देंगे uy, ये बन जाएगा u sin थीटा। हमने सिंपली रिजोल्यूशन लिया है इस u का, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट में कोस लगेगा और सामने वाले में साइन लगेगा। ठीक है, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने बना लिए। क्लियर है? अब देखो, ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम सबसे पहले बेसिक 3 फॉर्मूलेस को हमें डिराइव करना है। एक कि क्या होगा इसका मैक्सिमम हाइट, दूसरा कि क्या होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड तीसरा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि टोटल रेंज कितना होगा। तो यहाँ से ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे रेंज। ये तीन चीज़ों जो है वो हमें इनिशियली फाइंड करने की है। तो पहले इस मोशन को हम समझते हैं। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा। अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो बोला एक ही फोर्स है, दैट इज अ ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज अ वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यूरिंग द मोशन। तो ये जो अलोंग द y एक्सिस इसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। देखो, अलोंग द x कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी का चेंज 0, मतलब कि थ्रू आउट द मोशन इसका जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो अभी भी ऑब्जेक्ट का x का वेलोसिटी पहले भी u cos थीटा था, अभी भी ये u cos थीटा ही रहेगा। इवन यहाँ पर भी ये बनेगा अगेन u cos थीटा, यहाँ पर भी टेंजेंशियली होगा u cos थीटा। तो पूरी जर्नी में इसका जो x का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। इवन अगर ये सेम लेवल पे जाके स्ट्राइक करेगा ज़मीन को
तब भी इसका x का वेलोसिटी सेम रहेगा u cos थीटा। क्लियर है? एंड अलोंग द y डायरेक्शन, नेगेटिव y में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इसे थ्रो करता हूँ तो जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड देन वापस से ये एक्सेलरेट करेगा। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसके वेक्टर को हम स्मॉल बनाएंगे कि पहले से ये थोड़ा सा कम हो चुका है। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी अलोंग द y इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे विच इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। देन ये वापस से नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एंड देन फाइनली ये वापस से इधर कुछ इस तरीके से। अब देखिए अगर ये सेम लेवल पे थ्रो हो रहा है तो जितनी वर्टिकल वेलोसिटी से गया था उतनी ही वर्टिकल वेलोसिटी से आ जाएगा, यानी कि ये भी बन जाएगा u sin थीटा। क्लियर है? ये तब है कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो, सेम लेवल पे ये वापस से मतलब कि कोलाइड हो रहा है तब। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है एंड जो मोशन अलोंग वाई एक्सिस जो होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है? चलिए जी, यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब सबसे पहले हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। कि भाई यहाँ से थ्रो करा, यहाँ से यहाँ पहुँचने का कितना टाइम लगेगा। अब देखो इस मोशन को हम अलोंग द वाई हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है h जितना। हमें इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है u(y) इज इक्वल टू u sin थीटा। इसका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पता है दैट इज -g। इसका फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई मुझे पता है और यहाँ से यहाँ तक का जाने का जो टाइम है वो मुझे फाइंड करना है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द मैक्सिमम हाइट ये कैसे मिलेगा? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई, तो एक्सेलरेशन भी अलोंग द वाई मिलेगा। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई इज 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई जो हमारे पास है u sin थीटा, एक्सेलरेशन a अलोंग द y इज -g। क्योंकि देखो ये वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव। इनटू में अगर टाइम t gt जाएगा सामने और यहाँ पे जो टाइम जो बनेगा ये बनेगा th विच इज टाइम रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम। ये सामने आ जाएगा gth एंड th को बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये g जाएगा डिवाइड में, तो ये बन गया u sin थीटा अपॉन g। ये पहला आ गया टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब इसी में हमें फाइंड करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो देखो डायरेक्टली हम यहाँ से कह सकते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा जब ये सेम हाइट पे मतलब कि हॉरिजॉन्टली ये सेम पाथ पे ये आ रहा है, तब ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर लेट से ये अगर ऐसे ना हो कि ये कुछ एंगल पे होता और यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं तो फिर उसके कैलकुलेशंस चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस केस। तो सिंपली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम हाइट। ये th का वैल्यू है u sin थीटा, इसको पुट कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे मिल जाएगा 2u sin थीटा डिवाइड g। एकदम ईजी। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल चुका है विच इज अ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कि भाई इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। अभी हमें ये डिस्प्लेसमेंट विच इज अ मैक्सिमम हाइट वो अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए जी वो करते हैं। अभी हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट
बहुत ईजी है। देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है एंड डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर देंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब देखो इस पूरे को y में लगाएंगे, ये भी y में, ये भी y में, एक्सेलरेशन भी y, डिस्प्लेसमेंट भी y। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट का अलोंग द y कितना है 0, 0 का स्क्वायर हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y ये रहा, इट इज़ u sin थीटा, उसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन अलोंग द y इज अ माइनस g एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ कैपिटल H। अब देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है इसलिए H पॉजिटिव लिया, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे था इसलिए माइनस लिया। 0 माइनस दिस नेगेटिव होगा, ये बन जाएगा -2gh, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2g नीचे आ जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर? ओके, एंड द लास्ट इज जो हमारे 3 जो बेसिक फॉर्मूलेज है उसमें रेंज फाइंड करने के लिए ये हमें अलोंग द x इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो फाइंड करना है। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल टाइम लगा उसको हमने बोला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमें पता है। इसका अलोंग द x जो मोशन था वो था यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा था अलोंग द x। तो हमें अगर अलोंग द x का वेलोसिटी पता है, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुँचने का टाइम पता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द x वो भी हमें मालूम पड़ सकता है, और ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x होगा उसी को तो हमने बोला है रेंज। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी अलोंग द x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। तो हमें चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x, इसको हमने बोल दिया रेंज कैपिटल R। वेलोसिटी अलोंग द x कितना है, वेलोसिटी अलोंग द x इज u cos थीटा, तो ये vx बन चुका है u cos थीटा। अब हम ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक का टोटल निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो TF आ गया ऊपर होगा मल्टीप्लाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये रहा 2u sin थीटा बाई जी, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी, ये मेरे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x दैट इज इक्वल टू रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, रेंज R इज इक्वल टू, देखिए ये 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, u मल्टीप्लाई u, ये बन चुका है u² डिवाइडेड बाई मेरे पास है g। तो फॉर्मूला मेरे पास आया है रेंज का दैट R इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। ये हमारे बेसिक NCERT के बेसिक 3 फॉर्मूलेज है। क्लियर? अभी बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में हम एक स्पेशल केस इसका निकाल सकते हैं रेंज के लिए कि फॉर मैक्सिमम रेंज, अब देखिए रेंज के फॉर्मूले में sin 2 थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि ये बंदूक से निकल रहा है गन से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होता है, g का वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे एंगल को लेट से वेरी कर रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि भाई कौन से एंगल पे इसको रखेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज सबसे दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ पे ये sin 2 थीटा जो है इसकी वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन का रेंज है फ्रॉम +1 टू -1, तो साइन 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री पे, तो ये हो चुका है साइन 90 डिग्री, 2 थीटा के इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू आ चुका है 45 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे रेंज जो है वो मैक्सिमम मुझे मिलेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि रेंज मैक्सिमम होगा लेकिन कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर मैक्सिमम। तो ये आर मैक्सिमम जो है यहाँ पे अगर ये साइन 2 थीटा अगर ये पूरा अगर 1 हो गया तो मेरे पास ये बन जाएगा u² बाई जी।
ये मेरे पास रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर है? आसान एकदम। ये तो ऑब्वियसली बहुत इजी चीज़ है, यहाँ तक कोई भी चीज़ नहीं थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब देखिए मेरे पास रेंज का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड g। क्लियर है? मेरे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। क्या मैं इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ? आराम से हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये साइन 2 थीटा ना लिख के अगर मैं इसको लिख दूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, तो यहाँ पे यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये यू स्क्वेयर, देखिए हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है मेरे पास यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? देखो अब सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास यू स्क्वेयर बाई जी है, यहाँ पे भी मेरे पास यू स्क्वेयर बाई जी है। यहाँ से यू स्क्वेयर बाई जी की वैल्यू को सब्जेक्ट बना के अगर दूसरे में पुट कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। देखिए यहाँ से यू स्क्वेयर बाई जी ये मेरे पास आ जाएगा r डिवाइड साइन 2 थीटा। क्लियर है? इसको यहाँ पे कर दिया सेपरेट्यूड, तो मेरे पास बन जाएगा h इज इक्वल टू ये जो यू स्क्वेयर बाई जी है इसको हम लिख देंगे r अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर ऑलरेडी मेरे पास था साइन स्क्वेयर और नीचे ये एक एक्स्ट्रा 2 था क्योंकि यू स्क्वेयर बाई जी की वैल्यू हमने पुट कर दी। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा, तो ये आ गया r टेन थीटा। ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया 4 गया सामने, तो हमारे पास आ गया 4h इज इक्वल टू r टेन थीटा। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज क्या होगा? 4h इज इक्वल टू r टेन थीटा। क्लियर है? अब एक और यहाँ पे स्पेशल केस देखिए, हमारे पास था कि जब एंगल 45 डिग्री होगा तो रेंज उसका मैक्सिमम होगा। उसको जरा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। लेट्स से हम डिफरेंट एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो जब मेरा एंगल 45 डिग्री होगा तो इसका रेंज मैक्सिमम होगा, ऐसा हमें थियरी से मालूम पड़ा, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो पहले ये ऐसा था, हम धीरे धीरे एंगल को बढ़ाते गए तो रेंज इंक्रीज होता गया। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री के लिए कुछ ऐसे होगा, 20 डिग्री के लिए कुछ ऐसे होगा, 30 डिग्री के लिए कुछ ऐसे होगा, एंड 40 के लिए उससे ज़्यादा, एंड 45 के लिए उससे भी ज़्यादा। लेट्स से ये हम बना रहे हैं 40 डिग्री के लिए, ये है फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये है फॉर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो अगर मैं एंगल को फर्दर इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली क्योंकि 45 पे मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब कि एंगल को और इंक्रीज करने पे रेंज की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो जब मैंने एंगल को 50 डिग्री कर दिया तो मेरे पास ये रेंज वापस से ये सेम आया, ये है एट थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। समझो 45 पर रेंज मैक्सिमम है, 45 से फर्दर अगर एंगल को इंक्रीज करता जाऊंगा तो रेंज कम होता जाएगा, हाइट ज़्यादा बनेगी, बट यहाँ पे जो रेंज है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोट क्या करा कि देखो ये 45 था, हमने जब 45 माइनस 5 डिग्री करा यानी कि 40 डिग्री, एंड 45 प्लस 5 डिग्री करा यानी कि 50 डिग्री, तो दोनों केस में रेंज क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। इसको इस क्वेश्चन को हमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट फॉर
45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, द रेंज इज द सेम। देखिए हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा रेंज R1 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, थीटा इज 45 प्लस अल्फा डिवाइड बाई जी, एंड सेकेंड केस साइमल्टेनियसली दैट रेंज R2 इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 theta, second angle is 45 minus alpha divided by g. Let's say u square sine 2, 45 to the 90 plus 2 alpha divided by g, and here also R2 is equal to u square sine 45 to the 90 minus alpha divided by g, u square sin 90 प्लस थीटा क्या होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ तो साइन यहाँ पे है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपने क्लास 11 में देखा होगा। अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा तो ये होता है कोस थीटा, और अगर मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये है साइन 90 प्लस 2 अल्फा और ये है साइन 90 माइनस 2 अल्फा, तो ये जो साइन 90 प्लस 2 अल्फा है ये बन जाएगा कोस 2 अल्फा अपॉन जी, ये R1, और यहाँ पे R2 ये बन जाएगा यू स्क्वेयर साइन, ये हो जाएगा सॉरी ये साइन बन जाएगा कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। तो देखिए हमें रेंज 1 एंड रेंज 2 इक्वल मिली है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि रेंज R1 और R2 सेम होगी। कौन से दो एंगल के लिए? एक एंगल अगर 45 डिग्री प्लस अल्फा है और दूसरा 45 माइनस अल्फा है तो दोनों केस में रेंज इक्वल मिलेगी। इसके अलावा किसी अदर एंगल्स पे रेंज इक्वल नहीं मिल सकती फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर 45 प्लस अल्फा एंड दूसरा 45 माइनस अल्फा तो दोनों केस में रेंज इक्वल मिलेगी। क्लियर हो गया? एंड लेट से अगर उन दोनों के लिए अगर आपको रेंज का या फिर मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ ले लेट से, तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। तो रेंज कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो सिंपली लिख सकता हूँ h प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो अगर उस केस में मेरे को हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो पूछ ले तो सिंपली हो जाएगा tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 का रेशियो। थीटा 1 था हमारे पास 45 प्लस अल्फा और नीचे ये है tan 45 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया? तो ये उन दोनों के हाइट का रेशियो हो जाएगा। एकदम आसान। चलिए ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन है if a projected object reaches at the same height h at some time t1 and t2, if tf is the total time of flight so that t1 plus t2 is equal to tf। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा है। अब यहाँ पे h ये मैक्सिमम हाइट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये एट सम हाइट बोला है, ये कुछ आर्बिट्ररी कोई भी हाइट हो सकता है। यहाँ से जब निकला तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t1 था एंड देन यहाँ से जब ये निकला और यहाँ पहुँचा तब टाइम t2 था। यानी कि एट सेम हाइट ऑब्जेक्ट दो बार पास हुआ इसी हाइट से। ये हाइट दोनों का सेम है। यहाँ से जब क्रॉस हुआ था तब यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t1 था एंड यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो टोटल टाइम था दैट वाज t2। क्लियर है? अब हमें बोला है कि अगर TF टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो हमें शो करना है कि यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम जो T1 और T2 है उन दोनों का एडिशन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डेटा गिवन ही नहीं है। ओके, लेकिन ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y जो है वो दोनों का सेम है।
तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई के लिए लगाएंगे फॉर्मूला। देखो s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका क्यों यूज़ करा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है और एक्सेलरेशन है, तो वो सब हमें पता है। यहाँ पे वेलोसिटी का जो मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स कितना हुआ है या फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए जी, ये u है तो इसका इस डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो ये बनेगा u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y बन जाएगा u sin थीटा। तो इस पूरे फॉर्मूले को हमें अलोंग द y निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी y का, इनिशियल वेलोसिटी भी y का और एक्सेलरेशन भी y का। चलिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y कितना है, तो ये डिस्प्लेस हुआ है अलोंग द y इज इक्वल टू h दोनों केस में। तो इन जनरल लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y दैट इज u sin थीटा, तो ये बन गया u sin थीटा इनटू टाइम को अभी मैं t लिखता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस जी है तो ये बन जाएगा माइनस g/2 इंटू में टाइम t का स्क्वायर। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ t वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे टाइम की एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे टाइम की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो दो सॉल्यूशन होंगे वो हमारा टाइम t1 एंड t2 होगा। चलिए, यहाँ पे डिवाइड में 2 है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जी टी स्क्वायर को सामने लेके आ जाएंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा प्लस जी टी स्क्वायर, ये 2 ऊपर गया तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ये बन गया 2u sin थीटा इंटू टी। इसको सामने लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2u sin थीटा इंटू में टी, और यहाँ पे ये 2h बन गया था तो प्लस 2h के इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो देखो ये टी स्क्वायर टर्म और ये रहा टी, तो पहले का a, ये दूसरा b और तीसरा c। तो टाइम जो है उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस b, तो ये माइनस b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का वैल्यू हमारे पास है 2u sin थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज दिस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, 4 a इज g और c इज 2h, तो 4 2 8gh अपॉन 2a, 2a इज g। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे प्लस और माइनस है क्योंकि जो छोटा वाला टाइम होगा वो t1 होगा और जो बड़ा वाला टाइम होगा वो t2 का। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से टाइम t1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये मिलेगा 2u sin थीटा माइनस रूट के अंदर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh अपॉन 2g, एंड t2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा एंड t2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2u sin थीटा प्लस रूट के अंदर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8gh होल डिवाइड 2g। अब हमें फाइंड करना है t1 प्लस t2, तो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, हम कर देंगे t1 प्लस t। देखो दोनों का डिवाइड में 2g है तो नीचे 2g कॉमन आ गया, एडिशन करना है तो ये 2u sin थीटा प्लस 2u sin थीटा, ये बन गया 4u sin थीटा, माइनस का ये ब्रैकेट पूरा और प्लस का ये ब्रैकेट पूरा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये 2 आ गया आगे। तो देखो ये यहाँ से कट हुई, ये 2 बन गया, तो ये t1 प्लस t2 क्या बना, ये बना 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। बोला हमें तो पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, ये होता है t1 प्लस t2। t1 और t2 क्या है, ये सेम हाइट पे पहुंचने वाले दो टाइम है, ठीक है। इसका मतलब समझो कि लेट से ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये हाइट 5 मीटर है, ये पॉइंट लेट से 4 मीटर है,
तो यहाँ पे 2 बार आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा और एक बार यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों का जब ऐड करेंगे, यहाँ का टाइम t1, यहाँ का टाइम t2, तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम वे में यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम दोनों का एडिशन करेंगे, हमें मिलेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ का और यहाँ पर। किसी भी 2 पॉइंट जो सेम हाइट पे है उन दोनों के टाइम का एडिशन करेंगे, हमें मिलेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमें एडवांस के क्वेश्चंस में काम आएगा। क्लियर है? चलिए अभी एक चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम यहाँ पे बेसिक मेथड सीखेंगे कि जो हमें मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। ठीक है, वापस से डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से यहाँ से ये इस तरीके से कुछ गया था। अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो था एंगल थीटा, वो ये इनिशियल वेलोसिटी u था। तो इसके मिल गए 2 कंपोनेंट, एक बन गया u कोस थीटा इनिशियल वेलोसिटी, ये बन गया u साइन थीटा। ओके, लेट्स से अगर हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, वेलोसिटी एट एनी टी टाइम, तो लेट्स से वेलोसिटी अलोंग द x ये पूरी जर्नी के लिए कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे भी u कोस थीटा, यहाँ पे भी u कोस थीटा और यहाँ पे भी u कोस थीटा और यहाँ पे भी u कोस थीटा। तो पूरी जर्नी के लिए किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी अलोंग द x चाहिए तो ये ऑलवेज बनेगा u कोस थीटा। चलिए ये एक मिल गया। दूसरा चाहिए वेलोसिटी अलोंग द y किसी t टाइम पे। इनिशियल तो पता है u साइन थीटा, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पे टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी अलोंग द y 0 हो जाएगा एंड देन वापस से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y इज u साइन थीटा, v बराबर u प्लस at, a इज अ माइनस g इंटू में टाइम t। तो ये किसी t टाइम पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। क्या है ये? वेलोसिटी का y कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो ये जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा ये कुछ समथिंग vy बनेगा यहाँ पे। तो अगर मुझे चाहिए इसका वेलोसिटी कितना है, तो देखो वेलोसिटी होता है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो लेट्स से ये अभी एंगल अल्फा बना रहा है t टाइम पे, वेलोसिटी जो है t टाइम पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ लेट्स से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। देखो इनिशियली ये एंगल बड़ा था, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वो डिक्रीज करेगा एंड देन ये नेगेटिव में वापस से इंक्रीज करेगा। देखो एक और बार समझो यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियली कुछ इस एंगल पे है। अब ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका ये जो एंगल होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, टॉप मोस्ट पे ये एंगल 0 हो जाएगा एंड देन वापस से ये मतलब कि कुछ इस तरीके से नेगेटिव एंगल में बढ़ता जाएगा। और अगर सेम लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो सिंपली यहाँ से नीचे बन जाएगा एंगल थीटा। क्लियर है? तो अगर इसको मैं लिखूँ इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, यानी कि यहाँ पे टेन अल्फा, तो टेन अल्फा होता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट टी टाइम अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट टी टाइम। ये रहा वेलोसिटी का y कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt एंड वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज अ कांस्टेंट विच इज अ u कोस थीटा। तो ये बनेगा टेन अल्फा, यानी कि किसी भी t टाइम पे ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका जो टेंजेंट बोलो या फिर वेलोसिटी वेक्टर बोलो वो कितना एंगल बनाएगा विद हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ऑब्वियसली इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तो आप ये 5 सेकंड में आप आराम से बना पाओगे। ये हमने लिखे वेलोसिटी के कंपोनेंट। लेट्स से अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी टी टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा है कि भी इतनी स्पीड से इतने एंगल पे एक पत्थर को फेंका है तो भाई 5th सेकंड पे उसका हाइट कितना होगा, या फिर 5th सेकंड पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स करा है। तो अब हम फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एंड वाई। तो लेट्स से किसी टी टाइम पे वो यहाँ पे है तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसका अलोंग द वाई हुआ है और इसका इतना डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स हुआ है। ये हमें वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू चाहिए। क्लियर है?
तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जैसे कि मुझे अलोंग द वाई निकालना है, तो देखो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसको पूरे अलोंग द वाई लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी वाई का, वेलोसिटी भी वाई का और एक्सेलरेशन भी वाई का। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई कितना हुआ है टी टाइम पे, तो उसको हमने कुछ वाई बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट वाई जितना हुआ है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई, ये हमारे पास यू साइन थीटा है, इनटू में टाइम टी आ गया, ए की वैल्यू माइनस जी हो गई, तो ये बन गया माइनस जी बाई टू इंटू में टाइम का स्क्वायर। ये मुझे मिला डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पे। क्लियर है? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स चाहिए, तो क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स अपॉन टाइम टी। तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स तो फिक्स है, दैट इज यू कोस थीटा। ये टाइम टी ऊपर चला गया तो ये इधर आ गया, इसको हम आगे लिखते हैं, इतना आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स। क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखने में इजी पड़ेगा कि भाई यू कोस थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब लेट से मुझे इस इक्वेशन में से टाइम को हटाना है, मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन x एंड y। कि भाई आपको लेट से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इतनी हाइट पे जब था तब उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जब ये इतनी हाइट पे था y की वैल्यू तब उसकी x की वैल्यू कितनी है। तो आपको मतलब यहाँ पे x और y का रिलेशन चाहिए, और लेट से मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं टाइम को बनाऊंगा सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हम टाइम को बनेंगे सब्जेक्ट, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन मुझे मिलेगा टाइम t इज इक्वल टू टी ऊपर गया u कोस थीटा नीचे गया x अपॉन u कोस थीटा, ये मुझे मिला। अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y बराबर u साइन थीटा इंटू में t की वैल्यू है x डिवाइड u कोस थीटा। क्लियर है? माइनस जी बाई टू एक्स, ये टाइम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये टेन थीटा बन गया, u से u कट गया तो ये बन गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? इसको याद रखना है। देखो यहाँ पे y जो है वो x के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, ये पैराबोलिक पाथ बनेगा। कौन सा बनेगा? पैराबोलिक पाथ। क्यों? क्योंकि y जो है वो x के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? इस इक्वेशन को याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। क्लियर है? अब देखिए, इतना पहले समझ लो